रामकिशन जी पिछले कई दिनों से तकलीफ में थे। डॉक्टर ने उन्हें पथरी का ऑपरेशन करने के लिए कह दिया था। जब पिछली बार उनकी बेटी पूनम मायके आई थी तो उसकी माँ बिमला जी ने रामकिशन जी की तकलीफ के बारे में बताया था, जिसे सुनकर वे भी बेचैन हो गई थी। उसने वापस दिल्ली जाकर अपने भाई संजय के पास फ़ोन मिलाया और बोली, भैया पिताजी की तकलीफ ज़्यादा ही बढ़ गई है। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करने के लिए कहा है। अगर आप आ जाते तो ठीक रहता। ये सुनकर पूनम के भाई ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा कि इतनी छुट्टी मुझे एक साथ नहीं मिल सकती कि मैं गांव जाकर पिताजी का ऑपरेशन करा सकूं। और फिर तेरी भाभी की भी माँ के साथ बिल्कुल नहीं बनती है, इसलिए यहाँ मेरे पास ला कर भी ऑपरेशन की बात तो मैं सोच ही नहीं सकता। और वैसे भी तुम तो जानती हो ना, मेरा छोटा सा फ्लैट है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, बीमार आदमी के साथ बड़े शहर में बहुत मुश्किल हो जाती है। भाई की मजबूरी सुनकर पूनम ने कहा, तो फिर क्या पिताजी को ऐसे ही तकलीफ में मरने के लिए छोड़ दें? पूनम के स्वर में तलखी आ गई थी। तभी संजय ने कहा, तो फिर तू चले जा या फिर जीजा जी को भेज दे। उनकी तो सरकारी नौकरी है, छुट्टी मिलने में इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन भैया बेटे के होते हुए दामाद का एहसान लेना क्या ठीक रहेगा? पूनम ने अपने आप को संभालते हुए लाचारी से कहा। तो संजय चिढ़ते हुए बोला, क्यों? जब हिस्सा मिला था तब तो बेटी दामाद जैसी कोई बात नहीं आई, और अब जिम्मेदारी निभाने की बात आई तो वो दामाद हो गया। भाई की बात सुनकर पूनम दुखी हो गई। दिल किया कि कोई तीखा सा जवाब दे दे, पर चुप रह गई। सोचने लगी कि आखिर गलत भी तो नहीं कहा भैया ने, पर यह सब कहने का अधिकार भी भैया को तभी था जब वो खुद अपने कर्तव्य का सही से पालन करता। और वैसे भी पूनम खुद तो जायदाद में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती थी। उसने पिताजी को बहुत मना किया था, पर एक तो माँ पिताजी की जिद और दूसरे उसके पति पवन की चाहत भाप कर उसने हाँ बोल दी थी। सोचा जायदाद पाकर ही सही उसका पति पवन उसके माता पिता के लिए नरम रुख अपना लेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे गांव जाने में भी आसानी हो जाएगी। पर उसके हिस्सा लेने के बाद से ही उसके भाई संजय के व्यवहार में परायापन आ गया था। भाभी तो हमेशा से ही परायों जैसा व्यवहार करती थी, पर उसके भाई संजय का व्यवहार पहले सामान्य था। पूनम को अपनी परवाह नहीं थी, बस माता पिता का ध्यान रख ले भैया, इसी में वो खुश रह जाती। पर आज संजय के जवाब से उसका दिल टूट गया था। अगर भैया का जवाब ऐसा है तो अपने पति पवन का जवाब तो वो पहले से ही जानती थी। फिर भी उसने सोचा एक बार पवन से बात करके देख लेती हूँ, वरना ऑपरेशन का तामझाम माँ अकेले कैसे संभाल पाएगी। क्योंकि कोई भी परेशानी खड़ी हुई तो एक पुरुष का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सोचकर आज उसने पवन के घर आते ही उसका अच्छा सा मूड देखकर उससे कह ही दिया, पवन पिताजी की तकलीफ बढ़ती जा रही है। कल भी माँ का फ़ोन आया था, बता रही थी कि डॉक्टर कह रहे हैं समय से ऑपरेशन करवा लो वरना दिक्कत बढ़ जाएगी। हाँ तो करवा ले। पवन के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। तुम चलोगे ना गाँव कुछ दिन की छुट्टी लेकर? पूनम ने थोड़ा धीमे स्वर में कहा, लेकिन पवन तेज आवाज़ में बोला, क्यों? उनके बेटे का क्या हुआ? ये तुम किस तरह से बोल रहे हो? पवन, बात की थी मैंने भैया से, छुट्टी नहीं मिल रही उन्हें, थोड़े दिन की छुट्टी तुम ले लो, ऑपरेशन करवा कर तुम वापस आ जाना, फिर कुछ दिन मैं रह लूँगी, फिर थोड़े दिन के लिए भैया भी आ जाएंगे, तो इस तरह पिताजी की देखभाल ठीक से हो जाएगी। पूनम की बात सुनकर पवन ने कहा, हाँ तो मुझे भी छुट्टी नहीं मिलेगी, और हाँ तुम भी वहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकती हो, यहाँ खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी मुझे। ये कहकर पवन उठकर बेडरूम की तरफ चला गया, पर पूनम ने अभी भी हार नहीं मानी और उसके पीछे पीछे चलते हुए बोली, पवन, उन्होंने हम दोनों भाई बहन को अपना सब कुछ बांट दिया है, तो हमारा भी तो उनके प्रति कुछ फर्ज बनता है ना। इतना सुनते ही पवन चिल्लाते हुए बोला, अच्छा क्या बेटी को ही दिया है उन्होंने सब कुछ? क्या बेटे को नहीं दिया? वो क्यों नहीं आ जाता उनकी देखभाल करने के लिए? ये सुनकर पूनम का सर भन्ना गया। सोचने लगी कि कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है। पिताजी ने इन दोनों को अपना सहारा मानकर अपना सब कुछ इन दोनों पर ही लुटा दिया, पर आज दोनों ही कैसे बदल गए हैं। ये सोचते हुए उसने अपना रिजर्वेशन कराया और जाने की तैयारी करने लगी। अगले दिन सुबह होते ही पूनम पवन के गुस्सैल चेहरे की परवाह किए बिना ही गांव चली गई। गांव पहुंची तो सामने अपनी बेटी को देखकर विमला जी को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन फिर अगले ही पल पूनम को अकेले देखकर उन्होंने कहा, दामाद जी नहीं आए क्या? तुम्हारा बेटा आया है क्या जो दामाद आता? क्या बेटी काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? पूनम चिढ़कर बोली तो विमला जी एकदम से चुप हो गईं। इस एक वाक्य ने उन्हें सब कुछ समझ में आ गया था। बेटी की बात सुनकर पास में लेटे रामकिशन जी ने भी कुछ नहीं पूछा। दुनिया देखी थी उन्होंने,
फिर कुछ पूछना और उस पर अफसोस करने का मतलब था बिमला जी के दुख को और बढ़ाना। इसीलिए सब कुछ समझकर भी उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनका जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा था, पूनम उनसे जाकर मिली। ऑपरेशन का दिन तय हो गया। उसने अपने पति पवन और भाई संजय को औपचारिक खबर कर दी थी। ऑपरेशन का दिन डरते डरते पूनम ने अपने पिताजी का ऑपरेशन करवा दिया, पर मन ही मन बहुत घबरा रही थी कि कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा। खैर, रामकिशन जी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया तो पूनम की जान में जान आई। पिताजी को जिस दिन वो अस्पताल से घर लेकर आई तो मन में एक संतोष था कि वो उनके कुछ काम आ पाई। घर पहुंचकर पूनम अपने पिता को बिस्तर पर लेटाकर उनके पास बैठ गई। रामकिशन जी के चेहरे पर उसके लिए आभार के भाव थे जो शायद बेटे के लिए नहीं होते। आज समाज में बेटी को पिता की जायदाद में हक जरूर मिल जाता है, लेकिन माता पिता अपना अधिकार आज भी बेटे पर ही समझते हैं। रामकिशन जी ने आंखें बंद कर लीं तो वो चुपचाप पिताजी के चेहरे को निहारने लगी। दबंग पिताजी को उम्र ने कितना बेबस और लाचार बना दिया। वो सोचने लगी कि पिताजी ने उन दोनों भाई बहन को कितने प्यार से पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। वो लड़की होते हुए भी अपने पति की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता की ज़रूरत पर आ गई, लेकिन भैया वो पुरुष होते हुए भी अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता के काम नहीं आ पाए। ये सच है कि रिश्ते तो स्त्रियां ही संभालती हैं, चाहे फिर वो मायके के हों या ससुराल के, लेकिन पुरुष वो ससुराल के क्या, वो तो अपने सगे रिश्ते भी नहीं संभाल पाते और उसका ठीकरा भी स्त्री के सिर ही फोड़ देते हैं। रामकिशन जी कुछ दिन बिस्तर पर रहे। उनकी तीमारदारी पूनम और उसकी माँ बिमला जी दोनों मिलकर कर रही थी। उसके भाई संजय ने तो पिताजी की चिंता इतनी ही की कि एक दिन फुर्सत मिलते ही अपने माँ और पिताजी से फ़ोन पर बातचीत कर ली और फिर पूनम से बोल दिया कि कुछ ज़रूरत हो तो बता देना, कुछ रुपए भिजवा देता हूँ। ये सुनकर पूनम ने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है भैया, रुपया का तो पिताजी ने भी अभी अपने बुढ़ापे के लिए इंतजाम किया हुआ है, उन्हें तो तुम्हारी ज़रूरत थी। उसने आगे कुछ कहना चाहा पर रिश्तों में और भी कड़वाहट घुल जाएगी ये सोचकर चुप्पी साध ली और फ़ोन काट दिया। अगले 15 दिन तक गाँव रहकर पूनम जब वापस अपने घर आई तो पवन का मुंह फुला हुआ था, लेकिन वो उसकी कोई परवाह न करते हुए चुपचाप अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई, क्योंकि पवन ने उसके पिताजी का हालचाल तक नहीं पूछा। पर हाँ, उसकी सास ने जरूर उसके माँ पिताजी का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। ये देखकर उसे अच्छा भी लगा। सोचने लगी कि सभी बुजुर्ग शायद एक दूसरे की हालत को अच्छी तरह से समझते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे। रामकिशन जी की हालत में सुधार निरंतर हो रहा था, इसलिए वो भी अब निश्चिंत थी। पूनम के साथ ससुर भी गांव में रहते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन पूनम की सास सुमित्रा जी का बदहवास सा फोन आया, पूनम बेटा तुम्हारे ससुर जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ये सुनते ही पूनम और उसके पति पवन तुरंत गांव के लिए निकल पड़े। पवन का भाई राकेश भी, जो मुंबई में रहता था, वो भी अपनी पत्नी के साथ अस्पताल पहुंच गया। वहां पहुंचे तो पता चला कि पवन के पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया था। उनके बड़े बेटे राकेश की पत्नी सरिता, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, वो 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आई थी, पर उसके ससुर जी को तो एंजियोप्लास्टी और उसके बाद की देखभाल के लिए लंबे समय की ज़रूरत थी, इसलिए पवन के पिताजी अभी अस्पताल में ही थे। सरिता की छुट्टियां ख़त्म हो गईं तो वापस जाने की तैयारी करने लगी। तभी पवन के भाई राकेश ने कहा, मैं भी चलता हूँ। भैया, सरिता अकेली कैसे जाएगी? लेकिन राकेश, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? पिताजी को लंबी देखभाल और इलाज की ज़रूरत है। अगर अभी तुम जा रहे हो तो ठीक है, कुछ दिन हम रुक जाते हैं, फिर कुछ दिन तुम लोग छुट्टी लेकर आ जाना। पर भैया, हम दोनों तो प्राइवेट नौकरी करते हैं ना, इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल पाएगी और माँ पिताजी को अपने साथ भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि सरिता भी नौकरी करती है, तो वो माँ पिताजी को समय नहीं दे पाएगी और ना ही पिताजी की देखभाल ठीक से कर पाएगी। इतना कहकर वो बिना देरी कि अपनी पत्नी को लेकर मुंबई के लिए निकल गया। उनके जाते ही पवन सोच में पड़ गया। बड़ा भाई होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता था। उसने सहारे के लिए पूनम की तरफ देखा, पर पूनम के चेहरे पर कठोरता के भाव थे। मौका पाकर वो धीरे से बोला, पूनम, माँ पिताजी को हम अपने साथ ले चलते हैं, वहाँ आराम से उनका इलाज और देखभाल हो जाएगा। यहाँ तो हम इतना नहीं रुक पाएंगे, या फिर एंजियोप्लास्टी करवा कर मैं चला जाता हूँ, तुम यहीं रुक जाओ, मैं आता जाता रहूँगा। मैं क्यों रुकूँ यहाँ? मैं कोई फालतू हूँ क्या? मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ही ड्यूटी लग जाए। सरिता या राकेश भी तो रह सकते हैं यहाँ, पूनम ने चिढ़ते हुए कहा। तो पवन मायूसी से बोला, हाँ पूनम, तुम्हारी बात सही है, लेकिन जब वो दोनों जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाह रहे हैं तो पापा को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते ना।
किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हाँ, तो जिम्मेदारी उठाने के लिए सिर्फ हम ही रह गए हैं क्या? और फिर कल को पिताजी की संपत्ति तो दोनों के बीच ही बटेगी ना, सिर्फ हमें तो नहीं मिलेगी। इसलिए मुझसे तो नहीं होगा ये सभी। इतना कहकर पूनम पैर पटकते हुए बाहर चली गई। तो बाहर खड़ी पूनम की सास ने उसकी सारी बातें सुन ली थीं। वो उदास होकर आंखों में पानी लिए एक बेंच पर जाकर बैठ गईं और सोचने लगी कि पूनम तो ऐसी नहीं थी, फिर आज ये ऐसे कैसे बोल रही है। वो ये सोच ही रही थी कि तभी पीछे से पूनम ने आकर उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ, खुद को कभी अकेला मत समझना, हम हैं आपके साथ और आपकी ये बेटी आपकी सेवा करने के लिए हर समय हाजिर है। मुझ पर विश्वास रखिए माँ, मैं तो सिर्फ पवन के साथ नाटक कर रही थी। मैं उन्हें कुछ एहसास दिलाना चाहती थी क्योंकि उसने मुझे यही शब्द बोले थे जब मेरे पिताजी बीमार हुए थे। बाकी मैं आपके लिए कभी भी पराई नहीं हूँ। मुझे गलत मत समझिए माँ, आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आपके बच्चों के कंधे बहुत मजबूत हैं। वो अपने माता पिता का सहारा बन सकते हैं। ये सुनकर पूनम की सास सुमित्रा जी रो पड़ी। पूनम ने उन्हें गले से लगा लिया। सास को पूनम के माता पिता के प्रति अपने बेटे के व्यवहार के बारे में मालूम था, इसलिए सब कुछ समझ गई थी। माँ बेटी जैसा रिश्ता कायम कर रखा था पूनम ने अपनी सास के साथ, और हर प्यारे रिश्ते का आधार ही विश्वास होता है। पूनम की सास को उस पर विश्वास था। माँ, चलने की तैयारी कर लो, यहाँ लंबा रहना संभव नहीं हो पाएगा। आप और पिताजी हमारे साथ चलिए, वहाँ अच्छा इलाज और सुविधा मिल जाएगी और पिताजी की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो माँ, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। पिताजी की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। पूनम की बात सुनकर सुमित्रा जी का मन बार बार भर रहा था। वो अंदर आई तो पवन सर पे हाथ रखे चुपचाप बैठा था। वो खुद जानता था कि वो पूनम को कुछ भी बोलने का अधिकार खो चुका है। तभी पूनम ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा सामान पैक कर दो। पूनम, एक बार फिर से सोच लो, पापा को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हम। मुझे तो रुकना ही पड़ेगा, लेकिन नौकरी से इतनी लंबी छुट्टी मिलना मेरे लिए संभव नहीं है। माँ, पिताजी को साथ ले चलते हैं, वरना कैसे होगा उनका इलाज। कहते कहते पवन का गला भर आया। पूनम पवन की आंखों में देखने लगी। उसकी आंखें बरसने को तैयार थीं। सोचने लगी कि अपने माता पिता से इतना प्यार करने वाला पवन आखिर उसके माता पिता के लिए इतना कठोर कैसे हो सकता है। अपने पिताजी की याद आते ही पूनम का मन एकाएक पवन के प्रति कड़वाहट और नफरत के भाव से भर गया। लेकिन उसके संस्कार उसे उसकी इजाज़त नहीं देते थे। वो अपने सास ससुर के प्रति ऐसी कठोर दिल नहीं हो सकती थी। उसे अपने आप में डूबा देखकर पवन ने कहा, पूनम, क्या सोच रही हो, पापा को साथ ले चले ना। तो पूनम ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, हाँ ठीक है, टैक्सी बुक कर लो। इतना कहकर वो बाहर निकल गई। तो पूनम के मुंह से हाँ सुनकर पवन ने तुरंत गाड़ी वाले को फ़ोन कर दिया और शाम तक अपने माता पिताजी को लेकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद पूनम अपने ससुर की देखभाल बहुत प्यार से कर रही थी, जिसे देखकर पवन की आंखों में पूनम के प्रति आभार झलक रहा था। पर पूनम चेहरे पर कठोरता लिए बिल्कुल चुप थी। उसके दिल का घाव अभी भरा नहीं था। वो सोच रही थी कि पवन को तो उसके पिताजी की सेवा करने की भी ज़रूरत नहीं थी। उसे तो सिर्फ ऑपरेशन के वक्त साथ रहकर उसको सहारा भर देना था, जो वो नहीं दे पाया था। उसके भाई के भला बुरा कहने का भी पवन को कोई हक नहीं था, क्योंकि उसने भी अपना हिस्सा लेकर अपना फर्ज नहीं निभाया था। ये सब सोचकर ही पूनम का मन पवन के प्रति क्रोध से भर गया, लेकिन फिर भी वो अपने ससुर की सेवा पूरे मनोयोग से कर रही थी, जिससे उसकी तबीयत में बहुत तेजी से सुधार भी हो रहा था। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगा। अब पूनम के सास ससुर को उनके पास आए हुए 4 महीने हो चुके थे। उसके ससुर भी एकदम अच्छे से ठीक हो गए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने जाने का मन बना लिया, तो पवन और पूनम उन्हें गांव छोड़ने गए। कुछ दिन उनके पास रहकर बंद पड़े घर की साफ सफाई कर वापस आ गए। सब कुछ ठीक हो गया था, पर उसके और पवन के बीच का शीत युद्ध अभी भी चल रहा था। उनके बीच की वो अदृश्य चुप्पी अभी खत्म नहीं हुई थी। पवन अपराध बोध महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि कैसे बताएं पूनम को कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब वो समझ पा रहा था कि अगर इस तरह बच्चे माता पिता की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालेंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा। कल यही अवस्था उनकी भी होगी, और तब उनके बेटा बेटी भी अगर उनके साथ यही करेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। कुछ सोचकर पवन एकाएक ही पूनम के मन की कड़वाहट को दूर करने के लिए घर से बाहर निकल गया। शाम को पूनम रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसके माँ पिताजी खड़े थे। माँ, पिताजी, आप अचानक यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना?
पूनम उन्हें देखकर हैरानी से बोली तो उसकी माँ बिमला जी ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा, सब ठीक है। बस दामाद जी आ गए थे और हमें अपने साथ चलने की जिद करने लगे। कहने लगे, अगर मुझे बेटा मानते हो तो चलकर कुछ महीने हमारे साथ रहो। दामाद जी ने इतना आग्रह किया कि हम मना ही नहीं कर पाए और आनन फानन में हमें यहाँ आने की तैयारी करनी ही पड़ी। तभी पूनम की नज़र टैक्सी से सामान उतार रहे पवन पर गई तो एकाएक ही उसकी आंखें भर आईं। वो माँ पिताजी को अंदर बिठाकर बाहर आई तो पवन मुस्कुराते हुए अपने कानों को पकड़े उससे माफ़ी मांग रहा था। उसने डबडबाई आंखों से पवन की तरफ देखा। उसकी आंखों में ढेर सारा आभार और धन्यवाद झलक रहा था। वो सोच रहा था कि जब माता पिता ने अपनी पूरी जवानी अपने बच्चों के नाम कर दी तो इस उम्र में सहारे की तलाश भी तो वो अपने बच्चों में ही करेंगे ना। फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी, दोनों को ही अपने माता पिता को सहारा देना चाहिए। वो ये सोच ही रहा था कि तभी पूनम ने आगे बढ़कर पवन को गले से लगा लिया और उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन पूनम के माता पिता उसके साथ रहकर वापस अपने गांव चले गए। अब पूनम को अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। अब जब भी उसके सास ससुर व उसके माता पिता को उनकी ज़रूरत पड़ती तो वो दोनों ही तुरंत हाजिर हो जाते और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।